chapter, Chemical Reactions and Equations. This is the first chapter of Chemistry of class 10th. In this chapter, we will mainly focus on chemical reactions, type of chemical reactions and their equations. Okay? तो समझते हैं पहले कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है. देखिए, चेंज जो होता है दो तरीके का होता है. एक तो फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है. तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जो कि आउटर अपीयरेंस होता है, यानी कि बाहरी चीज जो जिस भी सब्सटेंस का देख के हम बता सकें, वही फिजिकल चेंज होता है. और अगर हम बात करें केमिकल चेंज का, तो केमिकल चेंज किसी भी चीज से रिएक्ट करा के यानी रिएक्शन करा के तब जो उसका ऑब्जर्वेशन होता है, फाइनल कंक्लूजन होता है, उसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं. तो देखिए, हमारे लाइफ में जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो उसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. यानी कि वो केमिकल रिएक्ट करके और बनते हैं और उसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. यानी whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. यानी कि कभी भी हमारे लाइफ में केमिकल चेंज आपको दिख जाए, एज फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंज जैसे कि दूध से दही जमना, ठीक है, वो क्या है? केमिकली चेंज है. केमिकली चेंज क्या होता है कि फिर से रिएक्टेंट के फॉर्म में वापस नहीं बन पाता है. यानी कि अगर दूध से दही बना दें तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते, आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है. और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस होता है. यानी कि एक बार आप उस स्टेट को चेंज कर दें, यानी कि पानी से अगर बर्फ बना दिए तो फिर बर्फ से आप पानी बना सकते हैं. यानी रिवर्स प्रोसेस होता है फिजिकल चेंज में. और केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल चेंज की बात करें, तो उसमें नहीं होता है. उसमें सिर्फ सिंगल एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना. तो वही केमिकल चेंज होता है. यानी कि हमारे लाइफ में जितने भी आप केमिकल चेंज देख रहे हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. यानी कि इजीली कह सकते हैं कि whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. यानी कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को फिर से थोड़ा और इलैबोरेट करके समझेंगे. यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस. यानी कि कहने का मतलब वही है कि किसी भी चीज को एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है. किसी पहले दूसरा स्टेट हो और चेंज करके किसी और दूसरा स्टेट में ला दें, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. यानी कि जब भी आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन जहां पर भी होता है वहां पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. जैसे कि दूध था, इनिशियली दूध था, मिल्क था, उससे आप कर्ड बना दिए यानी दही बना दिए, तो उसका जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, दूध से दही बन गया, ठीक है. तो वही बोल रहा है इन केमिकल रिएक्शंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म which is completely different properties from the original substance. यानी इसका कहने का मतलब थोड़ा समझिएगा, completely different, ठीक है. यानी पहले से बिल्कुल अलग होता है. यानी जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस, वो पहले वाले से बिल्कुल अलग ही होता है. उसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही होता है. जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं दूध जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है. लिक्विड फॉर्म में जैसे ही वह दही जमता है तो दही सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है. एक्वस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना. तो यानी कि पहले जो रिएक्टेंट यानी कि जो चीज था पहले उसका प्रॉपर्टीज कुछ और था और बाद में रिएक्शन करने के बाद उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, ठीक है. वही चीज बोल रहा है विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. यानी ओरिजिनल सब्सटेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं, एक और पॉइंट लिखा हुआ है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट. यानी कि देखिए, जो भी जिस चीज को हम मिला के रिएक्शन करा रहे होते हैं यानी रिएक्ट करा रहे होते हैं उस चीज को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि जो मिल्क जो मेरा हो गया वो रिएक्टेंट हो गया, ठीक है. और जो मेरा कर्ड जो हो गया उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. यानी जो न्यू सब्सटेंस फाउंड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है. और इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं. यानी जिस चीज को मिला के हम रिएक्शन करा रहे होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. यानी कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. यानी कि जो फाइनल मेरा रिजल्ट बनता है उससे जो मेरा केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है. देखिए, ये छोटा छोटा कुछ पॉइंट था कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं. इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में तो आपको समझना होगा कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं. तो छोटा छोटा टर्म था जिसको मैंने यहाँ पे आपको समझाया. अब आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप सभी को पता है
कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, यानी मैग्नीशियम क्या है, मेरा मेटल्स होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ चुका है। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट जब करते हैं तो ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि हम बात करें जैसे मेटल में कोई भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हो सकता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम हो सकता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि जितने भी मेटल होते हैं अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो वहीं देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि अगर Mg को अगर ऑक्सीजन से, Mg जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का O2 से डिनोट करते हैं। तो इसको जब मैंने रिएक्ट कराया तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, 2MgO। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है और यहाँ पे भी फिर S लिखा हुआ है। यहाँ पे एक ट्रायंगल का मतलब शेप बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आखिर ये सब क्यों है, क्यों यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। पहले आप समझिए कि जो यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्टेंट, यानी कि जो मेरा रिएक्शन में हिस्सा लिया था, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। यही मेरा रिएक्टेंट होता है। और जो फाइनली इसको कंबाइन करने के बाद जो मेरा बन जाता है सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग ले उसको रिएक्टेंट, और जो भाग लेने के बाद जो फाइनल मेरा रिजल्ट बन के आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आगे समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन तो मैंने पढ़ लिया और उसके बाद चैप्टर का नाम है इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है आइए समझते हैं। तो इक्वेशन को आप समझते हैं। देखिए हमने तो मैथ में इक्वेशन को समझाया, मैथ में हमने इक्वेशन को पढ़ाया, लेकिन अब केमिस्ट्री में इक्वेशन कहाँ से आ गया। तो केमिस्ट्री में इक्वेशन कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री का जो इक्वेशन होता है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिम्बॉल्स एंड फार्मूला, यानी कि जो भी मेरा केमिकल रिएक्शंस होता है उसको उसके फार्मूला पे, यानी कि उसके सिम्बॉल्स के बेसिस पे लिख देना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि आप फिर से समझिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन उसके सिंबल के द्वारा और उसके फार्मूला के द्वारा अगर लिख दिया जाए, कर दिया जाए, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम HYDROGEN लिखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके जो वाटर बनाता है, तो उसी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हाइड्रोजन का H2 और ऑक्सीजन का O2 होता है, ठीक है। और इसी में एक कैटलिस्ट जब ऐड कर देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में हमारे ढेर सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं पर भी वाटर नहीं बन पाता है। इसका रीजन है कि सिंपली कंबाइन कर देने से मेरा वाटर नहीं बन पाता है। इसके लिए कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जिंक जो एक मेरा कैटलिस्ट है जिसको हम यूज करते हैं, H2+O2 और वाटर बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिख दिया H2, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है O2, ठीक है। अब इस यही दोनों कंबाइन करके जो वाटर बनाते हैं तो H2O बन जाता है। यानी कि पहले देखिए आपको वर्ड में लिखना पड़ता था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब जाके मेरा वाटर बनता था, उसको भी लिखना पड़ता था। तो इसी को बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हमने एक सिंबॉलिक फार्मूला बनाया, इसका सिंबॉलिक फार्मूला बनाया जो कि इसको इजी कर देता है हमको रिप्रेजेंट करने में। बार बार कॉपी में आपको बार बार लिखना बहुत ही कठिन पड़ रहा होगा, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको कैसे क्या किया जाए ताकि हमारा बहुत अच्छा से इसको रिप्रेजेंट भी हो जाए और बार बार इसको लिखना भी ना पड़े, ठीक है। तो रिपीटेशन से हम बच सकें। तो अब बात आता है कि जब अब हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं सब सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। अब उसको एक बार आप देख लीजिएगा, यानी कि आपका जो होमवर्क है 1 से लेके 30 तक आप सारे एलिमेंट्स का सिंबॉलिक फार्मूला याद कर लीजिएगा। सिंबॉलिक उसका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। पूछता तो है 20 तक क्या नहीं, लेकिन कुछ आगे बढ़ जाइएगा 10 तक, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ आगे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के H2 और ऑक्सीजन को O2 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको जब हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बैलेंस्ड केमिकल, देखिए अब इक्वेशंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या होता है अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए
बैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशंस होता है, बैलेंस्ड का मतलब होता है एक समान, यानी कि कोई भी हो दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट साइड में दोनों बैलेंस्ड हो, यानी एक बराबर में, उसी को बैलेंस्ड बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन तो आप समझ ही रहे हैं कि किसी भी चीज़ को उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिप्रेजेंट कर देना ही, किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना ही उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में केमिकल इक्वेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि केमिकल इक्वेशंस हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि देखिए आपको मैंने समझाया था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है, इसको हम लोग दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो मेरा फाइनल बनता है सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी मेरा रिएक्टेंट है, इसके कहने का मतलब है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जो भी मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम है, जितना इधर है सेम उतना ही इधर भी होना चाहिए, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का 2 एटम है। और जब हम मेरा प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है पर ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे, जैसे कि मैं अपने एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो मैं हमारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है। अब जो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ उसमें से ऑक्सीजन का मतलब कि डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हैं, पर उसमें से थोड़ा सा अमाउंट का उसमें से क्या होता है, वैनिश हो जाता है, ठीक है। जिसके वजह से हमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ जाती है। और बैलेंस इसलिए करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, आपने पढ़ा होगा उस लॉ में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी दैट्स व्हाई द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जितना मास इसका होना चाहिए सेम उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो हमने इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को 9th में ही समझा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो वही रूल को ओबे करते हुए यहाँ पे भी इसको बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। देखिए अब क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं और कुछ को बैलेंस्ड करना पड़ता है अपने से। तो अब आगे हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, क्या क्या मेरा मेथड हो सकता है, क्या क्या मेरा स्टेप हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिएगा, Zn प्लस H2SO4 है, Zn को जिंक बोलते हैं, ये कंपाउंड है मेरा, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो देखिए जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए जिंक का एक मॉलिक्यूल है Zn, यहाँ पे भी जिंक का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि बैलेंस का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, यानी कि जिधर इतना हो उतना ही इधर भी हो, ठीक है ना। अब H2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी H2 का आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। SO4 है, SO4 एक अपने आप में, इसको एक अलग से S मत ले लीजिएगा, और ऑक्सीजन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये भी कंपाउंड है, SO4 सिंगल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे SO4 का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आपको SO4 का एक मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे ये अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, क्या क्या मेरा मेथड हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अब इसका स्टेप क्या क्या हो सकता है आइए अब हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल उठाया और उसी एग्जांपल को हमने बैलेंस करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एग्जांपल है वो Fe है, आयरन इसको बोलते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंबॉलिक में डिनोट करते हैं Fe से। और जो मेरा H2O वाटर है, जब दोनों रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनेगा और H2 भी फॉर्म होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको जो बोलते हैं हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना ये मेरा प्रोडक्ट बोलेगा, ठीक है ना, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, मेरा फाइनल सब्सटेंस जो है प्रोडक्ट बोलेगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए कि सबसे पहले आप अपने नोटबुक में इसको एक बार लिखिएगा कि नेम ऑफ एटम्स, एक बार प्रैक्टिस के लिए लिखिएगा। यानी देखिए फर्स्ट टाइम आपको ये प्रैक्टिस करके लिखना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म में। एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एक ही स्लॉट में, एक ही टेबल में आप सबको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिया है आपको बैलेंस करके सिखाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेरा एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एटम प्रेजेंट है, आयरन, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब बात करें हम
कि अब इसका नामकरण करें, यानी कि नेम लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं, नेम ऑफ एटम्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट मेरा आयरन दिखा था, सेकेंड मेरा हाइड्रोजन था और थर्ड ऑक्सीजन था। अब देखिए, अब बगल वाले टेबल में लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यानी कि अब जो रिएक्टेंट जो मेरा है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अब इसमें मेरा नंबर्स ऑफ एटम कितना है, एटम्स तो हमने नाम लिख दिया, लेकिन उसका अब नंबर्स कितना है। अब उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले टेबल में कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो आयरन है, आयरन रिएक्टेंट में, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है रिएक्टेंट का, इस पे फोकस कीजिएगा, रिएक्टेंट और एक है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो आयरन का एटम है, नंबर ऑफ एटम्स 1 है। और बात करें हम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो प्रोडक्ट्स में आयरन का एटम यहाँ पे आपको Fe3 दिख रहा है, यानी 3 है। और हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का 2 दिख रहा है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब देखिए कि आपने पढ़ा हुआ था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि रिएक्टेंट का जो मास है उसमें आयरन का 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि नंबर्स ऑफ एटम्स बढ़ने से उसका मास भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूल सेम है, इसको नहीं करेंगे। और जो मेरा फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 1 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 है, तो फिर ऑक्सीजन का भी मास बढ़ जाएगा प्रोडक्ट में, और हमको उस चीज को बचाना है, यानी मास नहीं बढ़ने देना है, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए मेरा जो सेकेंड स्टेप है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एटम्स है जिसका नंबर, कौन सा ऐसा यानी यहाँ पे एलिमेंट्स है जिसका नंबर्स ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा इसका 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4, 1 है, यहाँ पे पहले 1 था इनिशियली और यहाँ पे 4 है। तो आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में 4 एटम्स है। ठीक है, प्रोडक्ट में 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हम जो ज्यादा होता है उसी को हम बैलेंस करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे नंबर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एटम 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो रिएक्टेंट में हम क्या करते हैं, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरा 4 4 इक्वल हो जाएगा, रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 4 एटम। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में 2 है, तो इसमें कोई नो छेड़खानी। ठीक है, अब देखिए आयरन है, तो आयरन में रिएक्टेंट में 1 दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में 3 दिख रहा है, यानी कि 3 numbers of atoms are present in product and only 1 atoms of iron is present in reactant। ठीक है, तो फिर अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि देखिए इसमें प्रोडक्ट में 3 है, तो इसके रिएक्टेंट में भी 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, तो देखिए बराबर हो गया। देखिए 4 पहले से मैंने इसको ऑक्सीजन को बैलेंस कर रखा था, तो 4 4 ही हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस था, इसको तो कोई मतलब छूने की जरूरत ही नहीं है। और इसको भी मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए आप जिस चीज में मल्टीप्लाई किए हैं उस चीज को फाइनल जब आप केमिकल इक्वेशंस को लिखिएगा तो उसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो आप एक फर्स्ट वाले में देखिएगा, सेकेंड स्टेप में आप सबसे पहले ऑक्सीजन के रिएक्टेंट वाले पार्ट में आप 4 से मल्टीप्लाई किए, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे मत कर दीजिएगा। इसी चीज से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। जब भी मल्टीप्लाई मेरा जब होता है तो यहाँ पे होता है, कोएफिशिएंट साइड में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन जो मेरा है 4 ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, और देखिए अब मैंने क्या किया था थर्ड स्टेप में आयरन में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप सोच रहे होंगे हम तो यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 3 बन सकता है, तो नहीं। देखिए केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन में उसी के दौरान यहाँ पे अपने आप आ जाता है ड्यू टू वैलेंसी,
ठीक है। लेकिन जब आपको लिखना होगा तो सिर्फ आप कोफिशिएंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा। तो 3Fe + 4H2O। अब इसको अगर हम देखें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेरा बन के आ गया। यहाँ पे भी आयरन का जो एटम्स है 3 है, यहाँ पे भी आयरन का जो एटम है 3 है। और देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है मेरा 4, देखिए यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है 4 × 8 है, यानी कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन 8 है। यहाँ भी आप देखिए 4 यहाँ पे है, सॉरी हाइड्रोजन है तो 4 × 8 यहाँ पे भी, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में भी यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। तो यही एक मेरा स्टेप है जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करता है। यानी कि पहले इक्वेशंस लिखिएगा, उसके बाद से टेबुलर फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा। पहले देखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट है, उसको बैलेंस कीजिएगा, और उसके बाद जो मेरा फाइनल जो इक्वेशंस होगा, जिस चीज में आप मल्टीप्लाई किए हैं उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। यही मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है मेरे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि कितना भी रिएक्टेंट हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट वाला इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट, जो हमारा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और जो फाइनल जो बनता है मेरा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यानी कि ढेर सारे रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल जब मेरा प्रोडक्ट बनता है उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे Mg को मिलाया, हम ऑक्सीजन को मिलाया तो मेरा MgO बन गया, यानी सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सॉल्ट, यहाँ पे S का मतलब होता है S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, G स्टैंड्स फॉर गैस, और S स्टैंड्स फॉर फिर सॉलिड। देखिएगा आप केमिकल जब इक्वेशन बना रहे होंगे तो वहाँ पे आप एक ध्यान दीजिएगा, कुछ जो है आपको मतलब इथी मिलेगा, आपको सिंबॉलिक टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है, आपको दिखाना होता है कि जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गैस के फॉर्म में है, Mg जो है सॉलिड के फॉर्म में है, फिर जो लास्ट में प्रोडक्ट बना वो सॉलिड के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि ये इससे ही पता चलता है कि हम इस चीज को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे जैसे मिलेगा हम आपको आगे बताते चलेंगे उस सिंबल्स को, ठीक है। अब मेरा सेकेंड रिएक्शन जो है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोज यानी डिकम्पोज का मतलब ही होता है कि टूट जाना, किसी भी अलग अलग पार्ट में डिकम्पोज करना यानी टूट जाना। तो रिएक्शन में भी वही होगा, अलग अलग रिएक्शंस में टूट जाता है, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन 2 और मोर कंपाउंड, यानी कि अलग अलग कंपाउंड में टूट जाए सिंगल कंपाउंड, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आपको रिएक्टेंट में दिख रहा होगा CaCO3 है, सॉलिड फॉर्म में है, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, एंड इफ यू आर, यानी कि आप जिसे इसको हीट कर रहे हैं, जैसे आपका ट्रायंगल क्या है, हीट को डिनोट कर रहा है, तो हीट कीजिएगा तो अलग अलग कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड में टूट गया, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आइए थर्ड है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब इसी के नाम से भी पता चल जा रहा है कि कैसा रिएक्शन है। डिस्प्लेस यानी कि एक दूसरे को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि आप कहीं मान लीजिए कि आप किसी बेंच पर बैठे हो, आपका दोस्त उठ के आया, आपको डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया, बोला कि हटो यार हमको बैठना है, ठीक है। तो उसी से सेम रिलेट कीजिए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मेरा होता है द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आप देखिए इसको थोड़ा हम ट्विस्ट करके समझते हैं। जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं किसी बेंच पे, आपका एक फ्रेंड्स आया और आपको बोला कि हट यार हमको बैठना है, तो आप पहले सोचेंगे कि क्या वो मतलब जो बोल रहा है हमसे ताकतवर है, अगर हम नहीं हटे यहाँ से तो क्या हम पे वो अटैक कर सकता है, पहले आपके मन में ही आएगा सवाल, ठीक है। तो आपके अगर आपसे कमजोर है तो आप नहीं हटेंगे, बोलेंगे कि नहीं यार मैं नहीं हटूंगा, तुम जाओ अलग बैठो, ठीक है। लेकिन जब आपसे वो ताकतवर निकलेगा, जिससे कि आपसे वो ताकतवर हो, तो आप तुरंत वहां से हट जाएंगे, बोलेंगे कि यार हट जा रहे हैं तो क्या पता कहीं मेरे ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। यही चीज से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है, यानी कि द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए सारे के सारे एलिमेंट एक जैसा रिएक्ट नहीं करते हैं सारे एलिमेंट से, ठीक है। कुछ जल्दी से रिएक्ट करते हैं और कुछ यानी कि बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। जो
जल्दी से रिएक्ट करते हैं उसको हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और जो लेस रिएक्टिव होता है यानी जो कम स्लो काम करता है, स्लो रिएक्ट करता है, उसको हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करा देगा, हटा देगा। जैसे कि Zn है सॉलिड फॉर्म में, HCl है एक्वस फॉर्म में, क्या हुआ यहाँ से Cl उठ के आया और जिंक के पास बैठ गया, इसको हटा दिया। जिंक बड़ा ताकतवर है हाइड्रोजन से, इसको हटा दिया, इससे छीन लिया, यानी कि ZnCl2 बन गया एक्वस। एक्वस यानी कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आपने यही देखा कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है डिस्प्लेस कर दिया और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। तो अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि पहले तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, यानी कि दो बार डिस्प्लेस करेगा, एक तो करेगा ही और दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए BaCl2 है, एक क्यू से एक्वस होता है। एक्वस मीन्स होता है कि थोड़ा लिक्विड टाइप में वाटर इसमें ऐड है, उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Na2SO4 यानी कि बैरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, एक्वस फॉर्म है दोनों। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे Ba क्या किया है कि Ba बड़ा ताकतवर है Na से, तो इससे सल्फेट छीन लिया है और इस क्लोरीन को Na को दे दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है Ba के पास SO4 आ गया है और Na2 के पास Cl आ गया, यानी कि NaCl बन गया। ठीक है, तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि दो बार डिस्प्लेस करेगा, एक तो यहाँ से यहाँ उठ के आया और ये वाला यहाँ से यहाँ उठ के आया, दो बार डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन थोड़ा खत्म होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाए और हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसी को हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपके बुक में शायद मेंशन किया गया होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से यही प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, रिडक्शन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बस एक थोड़ा सा फर्क हो जाता है आयन का, उसमें आयंस डेवलप हो जाते हैं, इसमें विदाउट आयंस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक्स, यानी देखिए रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। अब देखिए कुछ रिएक्शन जो होते हैं कंबाइन होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, और कुछ जो रिएक्शन होते हैं उसको कंबाइन होने के लिए रिएक्ट करने के लिए हम लोग कुछ अपने से एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो जिसमें एनर्जी अपने आप रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और जिसको हम अपने आप हीट दे, एनर्जी दे उसको, यानी केमिकल रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करे, यानी एब्जॉर्ब कैसे करेगा, जब हम उसको देंगे तो यानी कि अगर हम अपने से एनर्जी दें तो एंडोथर्मिक, और एनर्जी को अपने से रिएक्शन करने के बाद बाहर निकाले उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देखिए आपको यहाँ से नाम से क्लियर पता चल जा रहा होगा, एक्सो मीन्स होता है आउट यानी बाहर, एक्सो मीन्स होता है आउट। ठीक है, ये एक रूट वर्ड है, एक्सो मीन्स आउट होता है और इंडो मीन्स इन होता है। ठीक है, तो यानी कि जो आउट यानी कि बाहर जो एनर्जी दे, ठीक है, और थर्मिक मतलब होता है हीट, और हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि बाहर जो हीट दे उसको हम एक्सोथर्मिक, और इंडो मीन्स इन और थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि जो अंदर हीट ले एब्जॉर्ब करे उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेरा रिएक्शन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। देखिए जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप पढ़ा है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक मतलब सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर अलग अलग 2 या 3 पार्ट में टूट जाता है अलग अलग कंपाउंड में। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या हुआ था, अलग अलग कंपाउंड में टूट गया था, CaO में बन गया था और CO2 में बन गया था अलग अलग। तो देखिए वो तो बन ही जाता है और उसके साथ साथ ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट भी निकलता है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक हो गया। और कोई कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम अपने से हीट देते हैं, वो मेरा एंडोथर्मिक हो गया। अब देखिए अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो कोरोजन यानी कि आप पढ़ चुके होंगे 9th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में भी आपने पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल।
जिसमें आपको पता है कि कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जिंग ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, यानी कि देखिए अब क्या होता है कि किसी भी आप आयरन को जब अपने एटमोस्फेयर में रखिएगा तो एटमोस्फेयर में हमारे ढेर सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, गैस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक एयर भी होता है प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, यानी मॉइस्ट एयर उसको बोलते हैं, यानी कि उस एयर में थोड़ा सा नमी होता है। ठीक है ना, तो उससे रिएक्ट करके क्या होता है कि उस मतलब क्रोइड होना शुरू कर देता है, यानी जंग उसमें लगना शुरू कर देता है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। यानी कि एकदम बढ़िया से बढ़िया मेटल भी क्रोइड बन के यानी उसमें जंग खाया जाता है रिएक्ट करके, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना ही कोरोजन एक मतलब कोरोजन है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर एंड शाइन आफ्टर द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। यानी कि अब अगर आप कॉपर को ऐसे ही एयर में आप छोड़ दे रहे हैं विदाउट कोटिंग किए हुए, बिना उस पर मतलब पेंट चढ़ाए हुए, तो क्या करेगा कॉपर, अपना जो कॉपर के पास क्या होता है, मेटल्स के पास आप जानते हैं कॉपर क्या मेटल है, मेटल के पास प्रॉपर्टी होता है लस्टर यानी शाइनिंग का, लस्टर करता है। तो देखिए तो क्या होगा तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे जाकर उसको, तो जो मेरा उसका जो शाइनिंग है खत्म हो गया रहेगा। ठीक है, यानी कि कैसे खत्म हो जाएगा कि क्या करेगा वो हमारे एनवायरमेंट से किसी चीज से रिएक्ट करेगा और क्या होगा वो भी जंग लगना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ कॉपर हम समझ लिए। जैसे एग्जाम्पल में इसका अगर हम यानी कि इक्वेशंस के फॉर्म में लिखें, रिएक्टेंट हो गया तो कॉपर है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है, Ca2 हमारे एनवायरमेंट से मिल जाता है गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट से मिल जाता है गैस के फॉर्म में, और H2O हमारे लिक्विड के फॉर्म में मिल जाता है, और तीन सबसे रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, देखिए बेसिक है क्योंकि नेचर में बेसिक होता है। ठीक है ना, थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए तो जब ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसका शाइनिंग कुछ अलग होगा एज कम्पेयर टू सिंपल कॉपर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, यानी कि सिल्वर मेटल है तो द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल बिकम्स डल। अब देखिए उसका जो सरफेस होता है, सिल्वर भी बहुत चमकता है, आपको पता है, एकदम लाइट लुक देता है, उसमें शाइनिंग आता है। तो क्या होता है कि वो भी एयर से एक्सपोज करके यानी एयर से कुछ एक्वायर कर करके हमारे एटमोस्फेयर से क्या होता है डल हो जाता है, यानी कि उस भद्दा कलर का हो जाता है, उसमें भी जंग पड़ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको भी अगर हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो देखिए कॉपर सिल्वर मेटल है। हाँ ठीक है, कॉपर को अगर सॉलिड यानी कि हम H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर हम रिएक्शन कराएं तो AgS, यहाँ पे Ag होना चाहिए, सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम Ag से अगर रिएक्ट कराएं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यानी गैस में प्रेजेंट होता है, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में प्रेजेंट होता है, और इसको हम रिएक्ट कराएं तो AgS यानी कि Ag और इसमें से S आके निकल जाएगा और H2 बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और Ag जो S होता है यानी कि सिल्वर सल्फाइड जो होता है हमारा थोड़ा जंग लगने टाइप का दिखता है। ठीक है ना, लगता है कि उसमें थोड़ा डल दिखता है उसका सरफेस, कॉपर सिल्वर की तरह शाइनिंग नहीं होता है उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। देखिए अब रेंसिडिटी क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में खाना बनता होगा, गर्मी के दिनों में अक्सर रेंसिडिटी हो जाता है, यानी कि आपका खाना सुबह में बना और शाम तक आप गए तो वो आपका खराब हो गया रहता है। ठीक है, वो स्मेल करने लगता है, तो उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या मेरे पास तरीका है उसको बचाने के लिए, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम ऐड कर दें तो मेरा जो खाना है वो खट्टा नहीं होगा, सॉर टेस्ट नहीं होगा। सेकेंड है वैक्यूम पैकिंग, यानी कि जो मेरा पैकिंग होता है उसको हम वैक्यूम में रखें, यानी जैसे कि आप ले जो कुरकुरे खाते हैं उसके पैकिंग में आप देखे होइएगा एयर मतलब कुछ डाल के उसके जो पॉकेट है उसका रैपर जो फूला हुआ रहता है, यानी कि उसमें कुछ ऐसा गैस डाला जाता है जो किसी चीज़ से रिएक्ट ना करे और जल्दी खराब ना हो। ठीक है, अब एक और है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो है बहुत
बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसी चीज़ से, तो इसको हम नाइट्रोजन को एयर से रिप्लेस जब कर देंगे तब भी हमारा एसिडिटी से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। और जो मेरा लास्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉक, यानी कि रेफ्रिजरेशन आपके घर में फ्रीज होगा, उसमें हम क्या करें कि उसको अगर खाना को हम डाल रख दें तो मेरा खाना एक दिन तक रह सकता है, यानी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब था आपके चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ना था। आपको चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, आप एक बार उसको रीड कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, और जहाँ भी वीडियो में ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, इस टॉपिक को फिर से समझाइए, फिर से आपको समझाया जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए।